रामलीला मैदान में मंच सज चुका है, 11 बज चुके हैं, तो पहले सीधे मंच पर चलते हैं। रीमा पराशर वहीं पर मौजूद है। रीमा, दिल्ली के रामलीला मैदान में मंच सज चुका है। अभिनंदन रैली का नाम जरूर दिया है बीजेपी ने, लेकिन जाहिर तौर पर ये पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। आज की महारैली जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर सबकी निगाहें होंगी कि आखिर वो किस तरह से आज दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले करेंगे या नहीं करेंगे। तमाम तैयारियां यहां पर जोरों से हैं और इससे पहले बीजेपी का दावा है कि कोई इतनी बड़ी महारैली इस रामलीला मैदान में नहीं हुई है। बीजेपी का यह भी दावा है कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आज नरेंद्र मोदी को सुनने आएंगे, और न सिर्फ नरेंद्र मोदी को बल्कि जो नए बीजेपी के अभी मुख्यमंत्री चुने गए हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, उन तीनों को भी यहां पर बुलाया गया है, उनका अभिनंदन किया जाएगा। जाहिर है बीजेपी के लिए बड़ा मौका है आज की इस रैली में, और तमाम जो तैयारियां हैं वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं। हम प्रवक्ता जो राजीव बब्बर हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के, उनसे जरूर बात करेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, बड़े बड़े कटआउट्स नरेंद्र मोदी के हैं। उम्मीद क्या है, किसको दिखाना चाहते हैं, ये शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में आज एक किस्म से चुनाव का जो प्रचार है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू होने जा रहा है। और दूसरी बात है, दिखाना तो किसको है, जनता खुद यहाँ आ रही है। बहुत सारे लोग ट्वीट करके, फेसबुक पे SMS करके, फोन करके ये कह रहे हैं कि हमको आना है, कहाँ से आने की व्यवस्था। एक जबरदस्त जोश है दिल्ली में, और ऐसी रैली जो है वो पहले कभी नहीं हुई होगी, ये बात सही है। और साथ में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आने वाले हैं, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने जो की है। मंच के बारे में बताइए। ज्यादातर हम देखते थे मंच पीछे लगा करता था रामलीला मैदान में, इस बार मंच को थोड़ा सा चेंज किया गया है सुरक्षा कारणों से, और बड़ी बड़ी LCD लगाई गई है। क्या क्या रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी जो LED लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो दूर जनता होगी उनको मोदी जी को देखने में दुविधा ना हो। वो मोदी जी जब भाषण दें और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण दें तो वो अपने नेता को देख सकें, ये उनकी सुविधा के लिए लगाया है। और साथ में अगर आप देखेंगे हमारे शीर्ष नेता के 2 बड़े कटआउट अगर आप देखेंगे दोनों तरफ लगे हैं, और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, वो भी अगर आप देखेंगे उनको भी। और सबसे खूबसूरत अगर आज आप देखेंगे ये जो D है, ये सिक्योरिटी के कारण आपको मालूम है D बनाया जाता है, पर इस D को भी बहुत सुंदर यूटिलाइज किया गया है, और एक बहुत सुंदर कमल जो है वो खिलता हुआ आप देख रहे हैं। तकरीबन 2000 के करीब बसें, ट्रैक्टरों की तादाद, सुरक्षा कर्मियों की तादाद, मीडिया की तैनात, और इन सब में बीच भीड़ का ये हुजूम, ये पूरा हुजूम जिस रूप में नजर आ रहा है, जरा सुना जाए किस तरीके से नारे और गीत वहां पर गूंज रहे हैं। मोदी 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 मोदी, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, सभी के पैरों पर सिर रख के प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। रामलीला मैदान एक लिहाज से वाकई एक नए तरीके के रामलीला के बीच जाकर राजनीतिक तौर पर बहुत सारी स्थितियों का इंतजार कर रहा है। संजय जी, हम एक चीज समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये वाकई कोई नहीं जानता, लेकिन एक सवाल तो है, दिल्ली के लोग क्या सुनना चाहते होंगे, या दिल्ली वो कौन सी नब्ज को जानना चाहती होगी कि उसकी इस नब्ज पे उंगली नहीं रखी गई, प्राइम मिनिस्टर ने रख दी। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ये भाषण सिर्फ दिल्ली पे केंद्रित नहीं होगा। प्रधानमंत्री जरूर चाहेंगे कि कुछ राष्ट्रव्यापी विषयों के बारे में चर्चा हो, लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि तारीखों का निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव अगले 1-1.5 महीने के अंदर होने वाले हैं, तो कुछ न कुछ ऐसी बात होगी जो दिल्ली के वोटरों को मन लुभाने के लिए किया जाएगा। जैसा आपने भी जिक्र किया, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, ये पूर्ण राज्य का दर्जा, इस पर मुझे लगता है जरूर मोदी जी को कुछ कहना होगा इस भाषण में। हालांकि एक आम जनता को इस बात की का कोई आभास नहीं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से उनको क्या फ़ायदा होगा। तो कुछ ये जो दिल्ली के जो आम जनता से जुड़े चीज़ें हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे जो ओपिनियन पोल था उसके भीतर हम लोगों ने जब टटोला था तो झुग्गी झोंपड़ियों में बीजेपी की पहुंच पकड़ उतनी नहीं है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में कहीं ज्यादा है बीजेपी की पकड़, तो जाहिर है उस वोट बैंक को वो पकड़ना चाहेंगे। बिल्कुल, आप ही कुछ समय पहले ही आपने सुना कि केंद्र सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की जिसके तहत झुग्गियों, जो अनऑथराइज कॉलोनी, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है इस भाषण में शायद उससे एक स्तर नीचे आकर के झुग्गियों के बारे में भी कुछ चर्चा होगी, कुछ शायद कार्यक्रम घोषित किए जाएं जिससे
उन मतदाताओं पे बीजेपी अपनी पकड़ देखिए बना हम दिखला सके। रहे हैं स्क्रीन पे, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि दरअसल ग्रामीण दिल्ली का इलाका जो है वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी कमोवेश एक बराबर की स्थिति में है। झुग्गी में देखिए तो बीजेपी से 5% ज्यादा आम आदमी पार्टी की पहुंच और पकड़ है। निम्न आय के वर्ग में भी आम आदमी पार्टी कॉम्पिटिवली ज्यादा है 2%, लेकिन मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और उच्च आय वर्ग जो है उसके भीतर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बीजेपी की पहुंच पकड़ है। ये जो वोट बैंक है, अगर इस कितनी बड़ी तादाद में आप इसको देखते हैं संजय जी, कि अगर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और उसकी तुलना में झुग्गी झोंपड़ी निचले आय तबके वाला वोटरों का प्रतिशत क्या एक बराबर है या अंतर है? नहीं, बिल्कुल एक बराबर नहीं है। अगर आप दिल्ली के बाहर किसी से बात करें दिल्ली शहर कैसा है तो लोग समझते हैं दिल्ली अमीरों का शहर है, लेकिन अगर वास्तविक तौर पे देखें तो दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में लोग झुग्गी झोपड़ियों और जो निम्न तबके की जो मकाने उनमें रहते हैं। तकरीबन 35 से 40% दिल्ली की आबादी इन इलाकों में रहती है और हमें यह भी पता है इन इलाकों में रहने वाले वोटर जो मध्यम वर्गीय वोटर उनसे ज्यादा बड़ी संख्या में आके वोट डालते हैं। तो बहुत ही निर्णायक वोट उनको लुभाने के लिए कुछ कहा जाएगा, लुभाने के लिए कुछ कहा जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इसका दूसरा हिस्सा आलोक जी, क्योंकि हाल में भूमि अधिग्रहण आया तो एक संकट ये था कि जो फार्म हाउस कल्चर वाले लोग हैं उधर, जो जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं और उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर एक खतरा आने लगा। उन्हें लगा कि जमीन जो है सरकार अब अधिग्रहण कर सकती है। देखिए, मैं ये ठीक है थोड़ा खतरा उनको लगता है, लेकिन मैं अभी संजय जी की बात से सहमत हूँ कि जो एक अपर क्लास है और अपर मिडिल क्लास में भी माने, ये मोदी का एक असर लोगों के दिमाग में है और वो ये चाहते हैं विकास बड़े पैमाने पर। नीचे के तबके को वो प्रभावित भी करता है। देखिए, पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट यदि मेरी जो जानकारी, पृथ्वीराज रोड पर रहने वाले परिवारों की महिलाओं ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। इस बार यदि आप उनके बीच में भी देखें, चूँकि देखिए वो उनके साथ काम वाली महिलाएं भी वहीं आती हैं जो मजदूर काम करती हैं, जो झोपड़ियों में रहती हैं, और उनके जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, नौकर हैं, ऐसे वर्ग के साथ उन संपन्न लोगों ने भी वोट दिया था आम आदमी पार्टी को एक हद तक। इस बार आम आदमी पार्टी से वो वोट छिड़क रहा है और वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, जैसे छोटे कस्बों में पंडित जी ने कहा उसको वोट दे देंगे, सरपंच ने कहा उसको वोट दे देंगे, उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में भी एक वर्ग है जो उस वोटर को प्रभावित करता है। उसको आप कार्यकर्ता कहें, उसको एक अपर क्लास का एक प्रभाव कहें, रोज वो जाता है काम करने, उसका कहते हैं मोदी के आने से ही तुम्हारा भला होगा, गैस तुमको सस्ती मिलेगी, फलाना चीज़ अच्छा, चीनी तुमको मिलने लग जाएगी। वो प्रसार की कोशिश, इसलिए इस चुनाव अभियान में भी वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे हमने गैस को ऐसा कर दिया, हमने सस्ता, देखिए अब कितना पेट्रोल सस्ता हो गया। जनधन योजना के बारे में वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, जबकि मज़ेदार स्थिति ये है कि आज भी जनधन योजना के लिए जिसको दस्तखत करना नहीं आता, उसको बाहर बैंक के बाहर जो आदमी खड़ा होता है 200 या 500 रुपये मांगता है कि इतना देने के बाद तेरा फॉर्म भरा जाएगा। उस पर वो कार्यकर्ता बीजेपी का कहीं एक्टिव नहीं हुआ है, न सरकार की कोई मशीनरी एक्टिव हुई है जी। और जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो रिटायर होकर के आए हैं, राजदूत रह करके, एक सज्जन ने हमें बताया कि उनका अकाउंट नहीं खुल रहा है। कैन यू इमेजिन? ये एक दूसरा विरोधाभास है। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान भी जुड़ गए हैं। आशीष खेतान जी, दिल्ली में रामलीला मैदान के इर्द गिर्द किसने पोस्टर चिपकाया है और मांग की है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, या अलग अलग मुद्दों को किसने चिपकाया है? नहीं, ये पोस्टर हमने ही लगाए हैं और ये पोस्टर हमने इसलिए लगाए हैं कि आज से 10 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव लड़े जा रहे थे तो नारे और पोस्टर लगे थे बीजेपी की तरफ से कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज मोदी जी रामलीला मैदान से ये नारा फिर से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और अगर ये नारा बीजेपी और मोदी जी ने ड्रॉप कर दिया है, लगाना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे दिन लाने में असक्षम है। दूसरी बात है, पोस्टर लगे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बिजली पानी का हाहाकार, अब की बार मोदी सरकार। तो बिजली के दाम पिछले 8 महीने में 15% बढ़े हैं, जबकि बीजेपी कहती थी कि वो सत्ता में आने के बाद 30% घटा देगी। पानी की समस्या बढ़ी है। अभी बीजेपी की जो हरियाणा में सरकार है वो बार बार मना कर देती है कि मुनक कैनाल का पानी जो दिल्ली की जनता का हक है उसको वो रिलीज नहीं करेंगे। और जहरीला पानी अभी बीजेपी की सरकार, हरियाणा की सरकार ने छोड़ दिया, जिससे 3 दिन पानी बिल्कुल ठप रहा था। दिल्ली में 3 दिन पानी नहीं मिला था बहुत सारे इलाकों में। महंगाई, आपको पता है कि सब्जियों और फल के दाम पिछले 1 महीनों में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, मुनाफाखोरों, जमाखोरों की पूरी तरीके से मंडी पर और सब्जी और वेजिटेबल्स की मार्केट में पूरी तरीके से कब्जा है।
भ्रष्टाचार, एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है पिछले 8 सालों से तो बीजेपी चला रही है, चारों कॉर्पोरेशंस। भ्रष्टाचार पर क्या किया मोदी जी ने? बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर आशीष जी, आपने जो नारे अभी बताए, बंद हो गई? आशीष जी, आपने जिस नारों का जिक्र अभी आपने किया, उसमें हमारे साथ देखिए संजय जी बैठे हैं जो सफल। एक बात और बोल दूं, जी, एक बात सिर्फ और बोल दूं प्रसन्न जी कि दिल्ली पुलिस ने अभी क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिलीज करी हैं कि मॉलेस्टेशन और रेप्स के केसेस में 200% बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 महीनों में। लूट की घटनाओं में 500% बढ़ोतरी हुई है। तो अगर देश की राजधानी में क्राइम का ग्राफ 200%, 400%, 500% ऊपर जा रहा है, तो उस नारे का क्या हुआ कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। संजय जी, एक चीज समझना चाहेंगे, आशीष लगातार उस नारों का जिक्र कर रहे हैं जो कि बहुत ही अनुप्रास अलंकार के साथ बीजेपी ने प्रयोग किया था। हमारा सवाल ये है, काउंटर में आपने पोस्टर्स देखे आज जो आम आदमी पार्टी कह रही है हमने लगाए हैं, पोस्टर वार जो ये नया शुरू हुआ है, क्या ये वोटर की मानसिकता को प्रभावित करता है या सिर्फ ये एक सौंदर्य बोध है कि इन पोस्टरों के जरिए जिक्र हो रहा है, ये कहीं प्रभावित करता है? मुझे लगता है थोड़ा हवा बनाने में इसकी मदद होती है। जैसे अगर आपने शुरुआत में आम आदमी पार्टी के पोस्टर तो पिछले 2-3 महीनों से ही शुरू हो गए थे, तो एक ऐसा माहौल बनाने में इसमें मदद मिलती है कि हम चुनावी मैदान में टक्कर से मैदान में हैं। लेकिन वोटरों को कितना प्रभावित करता है, इस पर मुझे लगता है बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब इसका दूसरा हिस्सा है जो परसेप्शन चुनाव के दौर में लोकसभा चुनाव से पैदा हुआ और उससे ठीक पहले दिल्ली का चुनाव हुआ था जहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। दोनों जगह परिवर्तन की दृष्टि हुई, दिल्ली में भी परिवर्तन हुआ, केंद्र में परिवर्तन हुआ, राज्यों में भी परिवर्तन हुआ। संयोग से अब ये दो पार्टी आमने सामने आकर खड़ी हो गई और वो हिस्सा गायब हो गया है कांग्रेस का। तो क्या ये दोनों पार्टियां अगर आमने सामने आके खड़ी है तो ये एक नए तरीके की चुनाव परिस्थिति बन सकती है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल एक नए तरीके की परिस्थिति बन गई है मुझे लगता है। दिल्ली में कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं हो रहा है दिल्ली के चुनाव के बारे में, और दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के लिए भी बिल्कुल स्पष्ट है कि असली मुकाबला आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी को भी पता है कि असली मुकाबला बीजेपी से है। तो बिल्कुल ये जो 10 साल पहले 5 साल पहले जो दिल्ली के चुनावी दंगल में कांग्रेस और बीजेपी सामने होती थी और बीएसपी कहीं एक छोटा सा रोल प्ले करती थी, बीएसपी कांग्रेस बिल्कुल गायब और चुनावी दंगल में दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल आमने सामने। दिल्ली एक नए मुहाने पर आके खड़ी है क्योंकि दिल्ली में इससे पहले कोई भी चुनाव रहा हो कांग्रेस का जिक्र ना हुआ हो, ऐसा हुआ नहीं है। पहली बार एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि पिछला चुनाव में भी कांग्रेस थी, शीला दीक्षित थी, उनके खिलाफ नारे लग रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का जिक्र नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली पहली बार एक नए राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बढ़ेगी और जो भी फैसला होगा, जो भी संघर्ष होगा, ये वाकई एक अद्भुत होगा। और शायद इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी के आज के भाषण का एक ऐसी टेस्ट है पॉलिटिकल तौर पर। इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या भाषण देंगे और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे चूंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। एक सवाल यहां पर जरूर आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मोदी के भाषण को देखकर आम आदमी पार्टी अब आगे की रणनीति तय करेगी? आशीष? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रसन्न। पिछले 2 महीनों से हम लगातार दिल्ली की जनता से दिल्ली के मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं। हमने दिल्ली के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा है दिल्ली की जनता के साथ एक पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद कि कैसे हम बिजली के दाम कम करेंगे, कैसे हम बिजली कंपनियों की लूट बंद करेंगे, कैसे घर घर हम स्वच्छ साफ पानी पहुंचाएंगे, 700 लीटर पानी हर घर में रोज मुफ्त देंगे, कैसे महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार पे कैसे पूर्णतया विराम लगाएंगे, जीरो करप्शन करेंगे। तो ये जो आपने पैसा खर्च किया को कैसे ठीक करेंगे, जो महिलाओं को कैसे सुरक्षा देंगे, जो अलग अलग पोस्टर जवाब के तौर पे, तो ये बातें आप उस पोस्टर में भी लिख सकते थे कि हम ये कर रहे हैं। आपने क्यों पैसा व्यर्थ किया है, सवाल पूछ के? नहीं, आप हमारी सारी होर्डिंग्स देखिए। पिछले 2 महीनों से हमारी जो होर्डिंग्स लगी हैं, हम कह रहे हैं कि हम वैट के दर सबसे कम करेंगे और दिल्ली को ट्रेड और टूरिज्म का हब बनाएंगे। दिल्ली में व्यवसायियों को हम इंस्पेक्टर राज और रेड कल्चर से मुक्त कराएंगे। दिल्ली में हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे। दिल्ली को पूर्णतः वाईफाई शहर बनाएंगे। ये सारी बातें हम दिल्ली की जनता के सामने बोल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता आज मोदी जी से ये पूछना चाहती है कि मोदी जी, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? क्या आप दिल्ली को एक कठपुतली मुख्यमंत्री देंगे और कठपुतली सरकार देंगे? क्या दिल्ली को वाकई आप एक सक्षम मुख्यमंत्री देने में आज आप उस स्थिति में खड़े हैं? क्या आप दिल्ली को एक एजेंडा दे सकते हैं? कॉन्क्रीट एजेंडा बताइए ना कि अनाधिकृत कॉलोनीज में कब से रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी, कब से नक्शा पारित होना शुरू हो जाएगा, कब सीवर पहुंच जाएगा,
कब सड़कें बन जाएंगी, कब बिजली के दाम कम होंगे मोदी जी, क्योंकि आप तो नारे लगाते थे। हम तो हमारे जहन में आया क्योंकि एक पोस्टर लगाने में काफी खर्चा होता है और उस खर्चे का इस्तेमाल अपनी बात कहने के लिए भी की जा सकती थी। आपने जो सवाल पूछा, लेकिन दूसरा हिस्सा रैली के लिए लोग जो पहुंच रहे हैं, हम अंजना आपके पास आए, उससे पहले जरा हम रजत के पास चलें। रजत, जरा बताइए बसों में लोग कैसे आ रहे हैं, फिर उसके बाद जिक्र होगा आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनंदन रैली के लिए दिल्ली के अलग अलग स्थानों से लोग निकल चुके हैं। हम देवली संगम विहार के पास से जा रहे हैं और ये सभी लोग रामलीला मैदान पहुंचना है। सर, क्या काफी बसें यहाँ से जा रही हैं, कितना जोश है रैली को लेकर? बहुत जोश है, युवाओं में, महिलाओं में, सब में बहुत ज्यादा जोश है। करीब 2000 लोग यहाँ से देवली संगम विहार से जा रहे हैं। 35 बसें पूरी भरी हैं, आप देख सकते हैं। आगे भी जाके आप बसों को देखेंगे, पूरा का पूरा जोश है। सब महिलाओं में, युवाओं में, सब में जोश है। सब में जोश है और नजर भी आ रहा है क्योंकि सुबह से यहाँ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और इस बस की अगर मैं बात करूं तो आपको ज्यादातर महिलाएं नजर आएंगी, हर उम्र की, हर वर्ग की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। आपसे पूछूंगा कितना जोश है आज इस रैली को लेके, और पूरे 2000 से ज्यादा लोग सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र से जा रहे हैं आज। जी, एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि महिलाएं क्यों आई हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी है। तो जब से हमारे यहाँ से रमेश विदुड़ी जी जो बीजेपी से सांसद हैं वो जीते हैं, तो तब से यहाँ पर सोनिया विहार का पानी आया है। तो ये महिलाएं अब हमारे साथ मतलब तन मन धन से साथ है। और सुबह सबसे पहले महिलाएं इकट्ठा हो गई थी, पुरुष और युवा तो बाद में आए। वो बाद में आए और महिलाओं का वोट बैंक भी बड़ा है। चुनाव नजदीक है, क्या लगता है समस्याएं दूर होंगी, ये बोलने जा रहे हैं मोदी जी से? हाँ जी, दूर हो रही है मोदी जी से समस्याएं। जोश देखने को मिल रहा है, चाहे महिलाएं हो, युवाओं हो, सभी में जोश है। और ये काफिले के काफिले दिल्ली के अलग अलग कोनों से जा रहे हैं। करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है आज रामलीला मैदान में। और इन सभी का ये कहना है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को सुनने जा रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद भी है कि आज दिल्ली के लिए कुछ बड़ा अनाउंसमेंट वो करें ताकि इन सबका जाना सफल हो सके। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। अंजना, कुछ नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं या पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं जितनी तादाद में लोग पहुंचेंगे? कम से कम बीजेपी यही चाहेगी, क्योंकि अगर रामलीला मैदान को शक्ति प्रदर्शन स्थल वो बना रहे हैं तो ये तो लिटमस टेस्ट है इस बार। लेकिन अभी तक लगभग 11:45 पौने 12 हो रहे हैं। प्रसून, जरा तस्वीर आपको पीछे की दिखाती हूँ। जो कुर्सियां हैं यहाँ पर अभी तो खाली दिखाई दे रही है, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे भरेंगे। 12:45 पर बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अभी से ही मंच पर एक से एक कवि आ रहे हैं, गाना गा गा कर लोगों को आकर्षित, और इसके साथ ही देशभक्ति के गाने, लोग वंदे मातरम गाएं, भारत माता की जय बोले, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो इन्फ्लक्स है, जो लोगों के आने का सिलसिला अभी तो बड़ा धीमा दिख रहा है। तो ये बसों पे जो भी अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं उनको जरा टाइम लगेगा। लेकिन इस बीच तैनात अभी से ही मंच पर रघुवर दास आ चुके हैं। प्रसून, तो एक मुख्यमंत्री तो स्टेज पर अब पहुंच चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, क्योंकि 3 जो मुख्यमंत्री यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं वो उसी कड़ी में आ गए हैं कि हमने इन 3 राज्यों में फतह हासिल की है। हालांकि वो जम्मू कश्मीर को भी फतह बता रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जिस तरह का प्रचंड बहुमत चाह रहे थे वो तो नहीं मिला है। लेकिन 3 मुख्यमंत्री तो बीजेपी के खाते के हैं। तो रघुवर दास यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन से बात कर रहे हैं। दिलचस्प है, एक जो मुख्यमंत्री बन गए, एक जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, मंत्री बन गए। दिलचस्प तस्वीर है। प्रसून, अभी जनता कितना साथ देती है जरा इंतजार करना होगा, क्योंकि 1 घंटा तो है, अभी 1 घंटा तो है। जी बिल्कुल, 11:30 का वक्त हो रहा है। आशीष, एक छोटा सा कमेंट, अगर प्रधानमंत्री की हम तस्वीर दिखाएं और उसके नीचे लिखा हो मैं हूं आम आदमी, तो आप क्या कहेंगे? आम आदमी वो होता है जो ईमानदार व्यवस्था में विश्वास रखता है। आम आदमी वो होता है जो लोगों के बीच में रहकर जनता के लिए काम करता है। आम आदमी वो होता है जो झूठे वादे नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है।